जब मैंने कहा था 2015 में कि हमारी सरकार आएगी तो बिजली मुफ्त करूंगा, यही बीजेपी वाले यही सब बातें बोलते थे। मैंने की ना बिजली मुफ्त। जब मैं 2015 में आया मैंने कहा था पानी मुफ्त करूंगा, ये बीजेपी वाले गालियां देते थे। मैंने पानी मुफ्त किया ना, महिलाओं का किराया मुफ्त किया ना। तो आज जब मैं कह रहा हूँ 2100 रुपये दूंगा तो 2100 रुपये देंगे। कहीं से भी बजट लाएं, आप चिंता मत करो, वो मेरी जिम्मेदारी है। यही पार्टियां होती हैं जो उनको संरक्षण देने का काम करती हैं। ये कहां से लेके आती हैं, कैसे इनके आधार कार्ड, कैसे फेक वोटर कार्ड, कैसे फेक राशन कार्ड इनके बन जाते हैं। और जो दिल्ली के मूल निवासी हैं, जो गरीब निवासी हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बनता, अगर ये लोगों के आराम से बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ के आम आदमी पार्टी के विधायक उनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए खड़े हो जाते हैं और अगर वो जरूरत पड़ती है तो उनके लिए कोर्ट में वकील भी देते हैं। तो ये केजरीवाल का अभी जो है अपना धीरे धीरे खुलासा हो रहा है सारे षड्यंत्र का। बॉर्डर सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? अगर देश में कहीं भी रोहिंग्या है तो कैसे घुस रहे हैं? सीधे तौर पे अमित शाह जी अकाउंटेबल हैं, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं। पूरी की पूरी मशीनरी जो है दिल्ली गवर्नमेंट की वो फ्री है एक तरह से कि वो कुछ भी करप्शन हो, क्योंकि ये सरकार हमको शेल्टर दे रही है उन तमाम करप्ट लोगों को, क्योंकि सीएजी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सीएजी के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को इन्होंने अवॉइड किया है, धता बताया है, उसको अंगूठा दिखा रहे हैं। नमस्कार, वक्त मुकाबला का है और मैं हूं सिकता देव। आज हम अगले 1 घंटे तक दिल्ली की सियासत पर चर्चा करेंगे। उस सियासत पर चर्चा करेंगे जो दिल्ली की सर्दी में चुनावी गर्मी का एहसास करा रही है। हम उस सियासत पर चर्चा करेंगे जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर हो रही है। दिल्ली पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 5 बांग्लादेशी हैं। उनके पास से फर्जी वोटर कार्ड्स बरामद हुए हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। पुलिस कई इलाकों में जाकर चेकिंग कर रही है, साथ ही सियासत भी तेज है। केंद्र में काबिज बीजेपी और दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन दिलचस्प यह है कि आम आदमी पार्टी ने भी बांग्लादेशियों और घुसपैठियों के खिलाफ कई अभियान चला रखे हैं। जैसे दिल्ली के स्कूलों में खास एहतियात बरते जा रहे हैं कि बांग्लादेशी बच्चों का एडमिशन ना हो। इस मुद्दों के साथ हम उन सियासी वादों पर भी चर्चा करेंगे जिनको लेकर सियासी तलवार खिंची हुई है। हमारे साथ स्टूडियो में 2 वरिष्ठ पत्रकार अनुराग वर्मा और अरविंद मोहन, साथ ही बीजेपी की शाजिया इल्मी होंगी, आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता परवेज मोहम्मद और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी। लेकिन पहले हमारी यह खास रिपोर्ट। दिल्ली में 5 बांग्लादेशियों समेत 11 लोग गिरफ्तार किए गए तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। सबसे बड़ा खुलासा ये कि जंगल के रास्ते बांग्लादेशी भारत में आते हैं और दिल्ली तक पहुंचकर अवैध वोटर कार्ड और आधार कार्ड भी बनवा लेते हैं। पुलिस ने जिस गिरोह का भंडाफोड़ किया है उसके पास से कई वोटर कार्ड भी जब्त किए हैं। साउथ डिस्ट्रिक्ट ने जो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ मुहिम चलाई थी। उसमें 4 सस्पेक्ट लोग हमारे एक मर्डर केस में वांटेड थे, उनको पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई तो मालूम चला ये लोग बांग्लादेश से आए थे। ये लोग लास्ट ईयर बांग्लादेश में फर्जी आईडी लेके घुस जाते हैं, इंडिया में एंटर करें। यहाँ पे आके एक साहिल पूनम कंप्यूटर सेंटर है रोहिणी एरिया में, उसके साहिल एक नाम के बंदे से कांटेक्ट कराया। उसने इनको मिलके फर्जी इनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया और साथ ही साथ उससे आधार कार्ड में चेंज कराया। इनको अंडर 17 में एनरोल कराया। बेशक ये लोग 25-26 साल के थे। 1000 सर्टिफिकेट्स नकली हो सकते हैं। इसमें से कितने बांग्लादेशी हैं, कितने इलीगल इमिग्रेंट हैं, ये चीज अभी हम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसमें। साथ ही साथ इसमें टोटल फिर अरेस्ट अभी तक टोटल साउथ दिल्ली ने लगभग 5 बांग्लादेशी, जिसमें 2 मेल 3 फीमेल और 6 अन्य लोग हैं जिन्होंने उनकी मदद करी थी, उनको अरेस्ट किया गया है। दरअसल उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए पुलिस ने 2 महीने का अभियान शुरू किया है। उपराज्यपाल के निर्देश और पुलिस की सख्ती के बाद दिल्ली की सियासत तेज है। चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, ये भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं करते हैं। ये हमारे देश के दुश्मन हैं। तो ये जो हमारे देश की दुश्मन पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो टीएमसी है, ये सारे लोग इन्हीं पार्टियों को सपोर्ट करते हैं और यही पार्टियां होती हैं जो उनको संरक्षण देने का काम करती हैं।
ये कहाँ से लेके आती हैं, कैसे इनके आधार कार्ड, कैसे फेक वोटर कार्ड, कैसे फेक राशन कार्ड इनके बन जाते हैं। और जो दिल्ली के मूल निवासी हैं, जो गरीब निवासी हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बनता, मगर ये लोगों के आराम से बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ के आम आदमी पार्टी के विधायक उनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए खड़े हो जाते हैं और अगर वो जरूरत पड़ती है तो उनके लिए कोर्ट में वकील भी देते हैं। तो ये केजरीवाल का अभी जो है अपना धीरे धीरे खुलासा हो रहा है सारे षड्यंत्र का। बॉर्डर सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? अगर देश में कहीं भी रोहिंग्या है तो कैसे घुस रहे हैं? सीधे तौर पे अमित शाह जी अकाउंटेबल हैं, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं। दिल्ली में अगर कहीं रोहिंग्या है तो सीधे तौर पे जिम्मेदारी हरदीप पुरी जी की है, जिन्होंने 17/8/2022 को सार्वजनिक तौर पे ट्वीट करके बकायदा पीएमओ को टैग करते हुए कहा कि वो दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या को बसा रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर दिल्ली की सियासत इस कदर तेज है कि दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वो अवैध बांग्लादेशी बच्चों का नामांकन रोक दें। ये बहुत सुंदर पहल हुई है। देखो जी, कोई भी, हम मानवता के समर्थक हैं, हम इंसानियत में विश्वास करते हैं। हमारे देश के बच्चों का अधिकार दूसरे देश के इलीगल घुसपैठिए क्यों छीने? और हम इनको चिन्हित करके हम इन्हें कोई सजा देने की बात नहीं कर रहे हैं। इनको डिटेंशन सेंटर में ले जाइए और इनको जिस देश से आए हैं इलीगल घुसपैठ करके उस देश में भेजेंगे। दिल्ली में वोट की लड़ाई कुछ दिनों पहले उस वक्त शुरू हुई थी जब अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी नेताओं के कहने पर वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। जवाब में बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अवैध घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में चढ़ाए। ये देखिए सारे मीडिया वाले, इनका वोटर कार्ड कटवा दिया इन्होंने। इनका नहीं है, इनके पास कार्ड है, इनके पास कार्ड है। और ये बीजेपी वाले बोलते हैं ये रोहिंग्या हैं, ये रोहिंग्या हैं। मनी इनका नाम है, इनके पिताजी चंद्रा इनका नाम है, एम रघु इनके पिताजी का नाम है। हम बनवा देंगे आपका, अभी बनवा देते हैं आपका। साल भर हो गया मैंने आखिर में डाला, कभी मैंने वोट तो मेरे कटे ही नहीं है। वोट तो मैं हर बार मैं डालती आती हूँ और पता नहीं क्यों गलती से उन्होंने बोल दिया मेरे वोट कटा हुआ करके। वोट तो नहीं कटी है। सियासी खींचतान के बीच आम आदमी पार्टी की ओर से धड़ाधड़ चुनावी वादे किए जा रहे हैं। अब पूर्व सीएम ने नॉनस्टॉप पानी सप्लाई का वादा किया है। आज बहुत बड़ा दिन है। हम सब लोगों का सपना था कि दिल्ली में 24 घंटे टूटी से साफ पानी आना चाहिए, चाहे तीसरी मंजिल हो चाहे चौथी मंजिल हो, बिना पंप के। आज इस बहुत बड़े सपने की शुरुआत हो रही है दिल्ली के अंदर। अब ये जो शुरुआत आज हुई है, मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत खुश हूं कि अब ये बहुत तेजी से फैलेगा पूरी दिल्ली में। पूरी दिल्ली के अंदर अब हमें जल्दी से अगले कुछ सालों के अंदर 24 घंटे पानी देंगे, साफ पानी देंगे। बीजेपी केजरीवाल के वादों पर सवाल भी उठा रही है। सबसे पहली बात हम करते हैं महिला सम्मान योजना की। यही योजना की घोषणा इन्होंने पंजाब की महिलाओं के लिए करी थी 2021-2022 में। आज तक 1 रुपया नहीं आया है पंजाब की बहनों के खाते में। दूसरी बात, रही बात संजीवनी योजना की, तो आज माननीय उपराज्यपाल जी के आवास पर एक संवाद का कार्यक्रम था सीनियर सिटीजन्स के साथ। वहां पर खड़े होकर दिल्ली के हेल्थ सेक्रेटरी ने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की संजीवनी नाम की कोई योजना नहीं है। देश में अगर सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई योजना अभी जारी है, लागू है, सक्रिय है, तो वो केवल आदरणीय प्रधानमंत्री की आयुष्मान भारत है, जिसको यहाँ पर द्वेष की राजनीति के कारण केजरीवाल जी लागू नहीं होने देते। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही सरकार और उपराज्यपाल के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज होता जा रहा है। उपराज्यपाल दिल्ली के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं और वहां की बुनियादी सुविधाओं की कमियों को सामने ला रहे हैं। इसके साथ वो सरकार को चिट्ठी भी लिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो मुकाबला में आज के सवाल हैं, दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या के घुसपैठ का जिम्मेदार कौन? हमारा दूसरा सवाल, क्या दिल्ली में घुसपैठियों को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी है?
क्या दिल्ली के मुसलमान फिर आम आदमी पार्टी के साथ रहेंगे और क्या दिल्ली केजरीवाल के चुनावी वादों पर भरोसा करेगी? तो ये तमाम वो पहलू हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे अगले 1 घंटे तक। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। अनुराग ढांडा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। अगर मैं आपसे शुरू करूं, पुलिस इस वक्त दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर अगर कार्रवाई कर रही है तो आपको लगता है ये जरूरी कार्रवाई है या नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से 10 साल के बाद सुबह सुबह अमित शाह जी जब नींद से उठे तो उनको अचानक से ध्यान आया कि दिल्ली पुलिस तो मेरे ही मातहत है, तो क्यों ना दिल्ली में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को पकड़ा जाए। तो 10 साल के अंतराल के बाद 5 बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को पकड़ के आज जिस तरीके से ढिंढोरा पीटा जा रहा है, वो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने के लिए अपने आप में ही काफी है। इनके अपने मंत्री हरदीप पुरी जी, इनका ट्वीट है ये 2022 का, इनके अपने मंत्री तो ये ट्वीट करते हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, ये ट्वीट करते हैं कि बक्करवाला में EWS फ्लैट जो दिल्ली के गरीबों के लिए बनाए गए थे, जिस पे दिल्ली के गरीबों का हक है, वहां पे कह रहे हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बसाएंगे। ये खुद इनको बॉर्डर से लेकर के आते हैं, खुद इनको बसाते हैं और उसके बाद ये इसको मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं ताकि इनके नाम पे धर्म की राजनीति कर सकें। मुझे लगता है कि दिल्ली के गरीबों के हक को बांग्लादेशी रोहिंग्या को नहीं देने देंगे भारतीय जनता पार्टी को। आम आदमी पार्टी इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। जरूरी है या नहीं है? अगर एक गिरोह का भांडाफोड़ अनुराग ढांडा हो रहा है जो अवैध रूप से लोगों को आकर यहाँ बसा रहा है, उनको एक तरह से मान्यता वाले सारे जो कागजात है उनको मुहैया करा रहा है, तो एक रैकेट चल रहा है, तो ये जरूरी है नहीं है देश की राजधानी के लिए? नहीं, तो बिल्कुल जरूरी है। मैं तो यही कह रहा हूं कि पिछले 10 साल से क्यों नहीं कर रही थी भारतीय जनता पार्टी? अमित शाह जी क्यों इस मुद्दे के ऊपर सोए हुए थे? 10 साल में एक ही काम तो दिया था दिल्ली के लोगों ने इनको, सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा इनका था, पुलिस का। बाकी सारे काम दिल्ली सरकार के थे, एक काम सुरक्षा व्यवस्था का इनके जिम्मे था। जगह जगह गैंग पनप रहे हैं, फिरौती मांगी जा रही है, बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, उनके गिरोह बन गए हैं और चुनाव से ठीक पहले इनको याद आता है कि एक गैंग का भांडाफोड़ करते हैं, उससे पकड़ते हैं। इतने सारे इन्होंने हमारे पूर्वांचली भाइयों के वोट कटवाने के लिए अर्जी लगा दी। इनको बाबा साहब का अपमान करने का, दलितों का अपमान करने का समय खूब है इनके पास, खूब सारी उसके लिए मैन पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को पकड़ करके चलिए, तो शाजिया अलमी सुन रही हैं आपको। शाजिया अलमी से जवाब ले लेते हैं आप जो सवाल उठा रहे हैं। शाजिया, अगर अवैध रूप से लोग आकर देश की राजधानी में बस रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? एक एक करके मैं सारे जो झूठों का पुलंदा मैंने अभी भी सुना है जो पेश किया गया है दर्शकों को, एक एक करके उसका पर्दाफाश करूंगी। हरदीप पुरी जी के जिस ट्वीट का वो जिक्र कर रहे हैं, उसी दिन एक और ट्वीट आया था, उसमें इलीगल तौर पर, अवैध तौर पर घुसपैठियों पर पोजीशन साफ की गई थी और ये भी बताया गया था एक भी इलीगल रोहिंग्या को वहां पे बसाया नहीं गया है, बल्कि आम आदमी पार्टी ये काम कर रही है। उसी दिन का क्लैरिफिकेशन है ट्वीट का। लेकिन जाहिर सी बात है, झूठ बोलने की आदत है, तो पहले ट्वीट का जिक्र करेंगे, जो उसका क्लैरिफिकेशन और तफसील से जो बताया गया है कि किन किन लोगों को मिल रहा है EWS कैटेगरी में, वो बताएंगे नहीं। लेकिन उसी दिन कई साल पहले इसका स्पष्टीकरण आया है। दूसरी और जरूरी बात, इनके अनुसार तो बांग्लादेशी रोहिंग्या को बसाया ही नहीं गया है, या जो म्यांमार से आए हैं या बांग्लादेश से। अब अगर उनको लगता है ऐसा नहीं हुआ है, तो अगर पुलिस की धरपकड़ है, और ये भी उन्होंने गलत बोला कि महज 5 या 8, अभी 200 से ज्यादा नंबर सो हर जगह आ रहा है, 200 से ज्यादा परिवार अवैध रूप से घुसपैठियों की तरह आए थे और किस रास्ते से आए थे उसकी भी शिनाख्त की गई है। तीसरी और बड़ी बात, नरेश बालियान, जिनका नाम आप सबने सुना है, कुख्यात एक गिरोह के साथ काम करके बाकायदा उगाही का काम कर रहे थे प्राइवेट बिल्डर के साथ, उन्होंने और बाकायदा अपने घर में, और राखी बिरलान ने आधार कार्ड की मशीनें लगाई थी। और जब ये मामला 2024 में हमारी पार्टी ने इसको उजागर किया, तब वो हटाई गई। तो ये तो हाल है। मतलब अब देखिए किस तरह से अरविंद केजरीवाल कह रहे थे इनका छीना गया, उनका छीना गया, वो भी झूठ था। एक होता है, एक BLA होता है, एक BLAO होता है। पर शाजिया, मेरा सीधा सवाल है, अगर घुसपैठ कर लोग आकर यहाँ बस रहे हैं तो जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। पुलिस कार्रवाई कर रही है, बिल्कुल सही है, ये कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदार कौन है इसके लिए? कैसे घुसपैठ कर लोग आ गए, देश की राजधानी तक पहुंच गए, यहाँ बस गए, सभी कागज उनके पास हैं? देखिए, ये काम बहुत सालों से हो रहा है।
ये इसमें बहुत ही साल गुजर गए हैं और लगातार अगर किसी ने इस पर बहुत ही ज्यादा मुस्तैदी से काम किया है और उसको उजागर किया है, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने किया है। जहां तक बात है दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अब नजर भी रखे हुए है, और अगर इनकी पार्टी जो सत्ता पे काबिज रही है, जो अपने को कहते हैं इलेक्टेड सीएम है, और वोटर्स लिस्ट को जो अपडेट कराते हैं, जिनके एमएलए के घर में खुद बैठकर इस काम करते हैं, जाहिर सी बात है उनको बहुत मौके मिले हैं वोटर्स कार्ड बनाने के लिए और उसको इन्हांस करने के लिए, यानी कि जानबूझ के उसे बढ़ाने के लिए। लेकिन एक एक करके जो झूठ इस वक्त बोले जा रहे हैं, ये इस बात का निशान है कि अगर केजरीवाल जी इतने कॉन्फिडेंट होते तो ना तो वोटर पोल की बात करते, रोहिंग्यास की बात करते, क्योंकि जाहिर है उनको लगता है कि उनके अपने वोट बैंक पर प्रहार है, ना ही आखिरी मिनट एन मिनट ऐसी स्कीमों की बात करते जो मुमकिन ही नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, 2 लाख से ज्यादा बच्चे दिल्ली के वंचित हैं स्कूल जाने से, और आज ही एलजी साहब की तरफ से एक बहुत बड़ी योजना क्लियर की गई है, जिसके चलते ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी, चलिए आपकी बात मैं आगे बढ़ाती हूँ। अनुराग ढांडा आपको जवाब देना चाहते हैं, लेकिन अनुराग ढांडा, अगर ये सब कार्रवाई एक आई वॉश है चुनावों से ठीक पहले, तो आपकी सरकार ने ये क्यों फैसला ले लिया है कि बांग्लादेशी नागरिकों के बच्चे जो यहाँ आकर बस गए हैं उनको स्कूल में दाखिला ना दिया जाए? कार्रवाई तो आप भी कर रहे हैं फिर। नहीं, देखिए निश्चित तौर पे मैं पहले तो जो शाजिया जी ने नेशनल टेलीविजन पे धड़ाधड़ झूठ जो बोला है, मैं 2 लाइन के अंदर उसका स्पष्टीकरण ये दे दूं कि अगर ये कह सकती हैं कि हमारे विधायकों के यहाँ आधार कार्ड बनाने की हमने मशीनें लगा रखी थी, ऐसे तो कोई भी बोल के चला जाए। हम कह दें अमित शाह जी के यहाँ नोट बनाने की मशीन लगी हुई, कोई बात है क्या? कोई तर्क है ये? कोई तुक है? कुछ भी बोल देंगे आप नेशनल टेलीविजन के ऊपर। तो मुझे लगता है कि इससे परहेज करना चाहिए। दूसरा, ये जो मैं हरदीप पुरी जी का ट्वीट दिखा रहा हूँ, ये क्या तर्क है कि पहला ट्वीट अच्छा नहीं था, दूसरा ट्वीट अच्छा था, पहले ट्वीट को मत मानो, दूसरे ट्वीट को मान लो, तो हटा दीजिए। हरदीप पुरी जी को मंत्री बना के क्यों बैठा रखा है? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की शय है पूरे सुनियोजित तरीके से बॉर्डर से इनको ला करके अलग-अलग शहरों में, अलग-अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बसा रही है बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को, फिर इनके वोट बनवाते हैं। ट्वीट तो हुआ है ना, चाहे वो साल 2022 में क्यों ना हुआ, वो ट्वीट तो हुआ ना। नहीं, ट्वीट हुआ, पर ट्वीट में ये बिल्कुल नहीं कहा गया कि कोई रोहिंग्या को बसाया गया है। आम आदमी पार्टी ने फौरन इल्जाम लगाया, हरदीप पुरी जी ने इसका बयान दिया है, और हरदीप पुरी जी ने कहा उसी वक्त ये लोग लैंडमार्क घुमा फिरा के बात कर रहे थे, फौरन ईडब्ल्यूएस फ्लैट इन बकरवाला एरिया ऑफ दिल्ली, ये लिखा हुआ है। कैसी बात कर रहे हैं? फोटो भी लगाई है उन्होंने, तो बकायदा देखिए झूठ बोलने के लगाई है, झूठ बोल के भाग चलिए आप सब पूछना क्या चाह रहे हैं बीजेपी से? अनुराग जी पूछना क्या चाह रहे हैं आप? वो ट्वीट सबके सामने है, दुनिया पढ़ चुकी है, जान चुकी है, बीजेपी अपनी सफाई दे रही है, आप पूछना क्या चाह रहे हैं इस वक्त? मैं 2 लाइनों में साफ अपनी बात पूछ लेता हूं। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूं कि बॉर्डर से लेकर के बसों में भर के यहाँ तक उनको लाया कौन, उनको यहाँ बसाया किसने? शाजिया जल्दी से जवाब, फिर दूसरे पैनलिस्ट के पास जाएंगे। वो क्या जवाब दे बताइए? वो लोग, मतलब जो लोग वहां से बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है बड़े पैमाने पे, और ये कह देते हैं कि पहले क्या है? चलिए आपने सवाल किया, शाजिया जवाब जल्दी से। बहुत कुछ भी बोल सकते हैं। एक तरफ से एमसीडी में मैं सुना नहीं, बस नहीं सुनी मेरी बात, मैं बोल लूं, भाई साहब लगातार ना बोलिए। अनुराग जी आपका सवाल शाजिया ने सुन लिया, जवाब भी देने दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोग सुनियोजित तरीके भाई साहब क्यों लगातार? अनुराग ढांडा आपका सवाल सुन लिया, जवाब भी चाहिए आपको, नहीं चाहिए? पूछले ना कि देखिए भाई साहब, ना तो आप सवाल का जवाब दे पा रहे हैं, ना कोई सवाल पूछ पा रहे हैं। को देना चाहते हैं हमारे नहीं, आप ये बताइए, नहीं आप देखिए, आप बताइए, ये देखिए दोहरे मापदंड हो गया, वो पार्टी है। अरे भाई साहब क्यों लगातार बोल रहे हैं? ऐसे तो बहुत संभव। अनुराग जी ऐसे धारा प्रवाह से आप बोलते जाएंगे, ना हमारे पैनलिस्ट समझ पाएंगे, ना हमारे दर्शक कुछ बात समझ पाएंगे। आप सवाल करिए, जवाब बीजेपी के पक्ष के देने के लिए शाजिया इल्मी है। शाजिया जवाब आपका जल्दी से। एक बार मैं फिर से बता दूं, ये जो भाई साहब लगातार बोल रहे थे, बड़बड़ा रहे थे, ये सिर्फ और भी झूठों का पुलिंदा था। उसी दिन हरदीप पुरी जी ने जो ट्वीट किया था, उसमें कहीं पे भी रोहिंग्या और उनको बसाने की बात नहीं कही गई है। मैं उनको चुनौती देती हूँ। चलिए, और उसी की थोड़ी देर बाद चलिए हम दूसरे पैनलिस्ट के पास जाएंगे। परवेज मोहम्मद साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप दोनों को सुन रहे हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं दिल्ली के, आप यहाँ के सामाजिक ताने बाने को अच्छे से समझते हैं। क्या इस घुसपैठ ने
हमारे दिल्ली के सामाजिक ताने बाने को बदला है, बहुत बदलाव आया है? देखिए, जो भी जिस तरीके का एक परसेप्शन बनाया जा रहा है वो सरासर गलत है। ये चुनावी जुमला कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ दिनों बाद सब कुछ भूल जाएंगे ये, क्योंकि यूएनएचसीआर में आज भी अगर रजिस्टर्ड हैं, रोहिंग्या जो रजिस्टर्ड हैं वो 22,000 के करीब यहाँ रजिस्टर्ड हैं, जिनको लीगली यहाँ रहने का हक है। उनके लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की कमिटमेंट है जो पूरी नहीं की जा रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, शाजिया इल्मी जो कह रही थी कि केजरीवाल ये किया, तो मैं याद दिला दूं कि उस वक्त शायद आम आदमी पार्टी में थी या नहीं थी। श्रम विहार में केजरीवाल ने एक सभा की थी वसीम सैफी के वहाँ, जिसमें तमाम रोहिंग्या, सारे रोहिंग्या को इन्होंने कंबल भी बांटे थे और सारी चीज़ें की गई थी वहाँ पे। आज जब एक परसेप्शन बन रहा है कि बांग्लादेशी करके, तो ये खिलाफ हो रही हैं कि एक दूसरे के ऊपर थाली उछाली जा रही है कि आपने किया। आप ये बताएं कि जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो आपने पूरी की कि नहीं की। 2200 किलोमीटर दूर चलकर कैलकाटा बॉर्डर से यहाँ तक दिल्ली तक पहुँच गए। केंद्र सरकार क्या कर रही थी? दिल्ली में राशन कार्ड बन रहे हैं, दिल्ली में सारी उनको कागजात मुहैया करा जाए। दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार और मोदी साहब की सरकार क्या कर रही है? अभी एक सवाल मेरा और बचा है। अनुराग ढांडा जी, अतिशी मरलेना ने आज कहा है कि स्कूलों में बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। जो बच्चा जाएगा स्कूल में, वो अगर मान लीजिए उसके पास फर्जी डॉक्यूमेंट हैं, मैं कहता हूँ फर्जी डॉक्यूमेंट हैं, और वो जाता है वहाँ एडमिशन लेने के लिए, तो क्या स्कूल वाले डिसाइड करेंगे कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट है, सही डॉक्यूमेंट है, और उस बच्चे को उस शिक्षा से वंचित किया जाएगा? अगर कोई आदमी जेन्युइन डॉक्यूमेंट के साथ बंगाली, वेस्ट बंगाल का या असम का आता है, जो बांग्ला बोलता है, और वो स्कूल में जाता है, उसके एक्शन से लगता है कि ये है, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि अब लोगों को अब परेशान किया जा रहा है। लेकिन संगीत रागी जी, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, मेरा सवाल ये है, जो परवेश आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं बदला है, ये वो रेफ्यूजीज हैं जो आए थे, राइटफुली आए थे और आके बसे, अब इसे सियासत इसलिए तेज हो रही है क्योंकि चुनाव सर पर है। सिक्ता ये सरासर गलत है। एक साजिश के तहत से पूरी डेमोग्राफी चेंज करने के लिए बसाया गया है। जाकर के जम्मू के अंदर डेमोग्राफी चेंज करने के लिए कौन ला करके बसाया? हैदराबाद में उनको कौन ले जाकर के बसाया? जयपुर में उनको कौन ले जाकर के बसाया रोहिंग्या को? और एक पूरा रैकेट पूरा चलते आ रहा है। 1997 में अरुण शौरी ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में बहुत बड़ा जिक्र किया। 7 लाख बांग्लादेशी मुसलमान, ये बांग्लादेश के पत्रकार के हवाले से कहा गया था, 7 लाख बांग्लादेशी मुसलमान जो है आकर के दिल्ली एनसीआर रीजन में बस गए हैं। आज उनकी डेमोग्राफी 54 साल में कहाँ होगी ये बताने की आवश्यकता नहीं है जी। टीवी राजेश्वर पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे, आईबी के डायरेक्टर थे, और वो बीजेपी के चुने हुए नहीं थे। वो जो है वो कांग्रेस के जमाने के थे। उन्होंने एक लंबी चौड़ी हिंदुस्तान टाइम्स में रिपोर्ट भी लिख, 2 बैक टू बैक आर्टिकल भी लिखा और अपनी रिपोर्ट भी भारत सरकार को दिया था। किस प्रकार से भारत के मुसलमान बांग्लादेशियों को यहाँ बसाने में, शरण देने में और उनका वोटर आई कार्ड बनाने में कैसे काम करते हैं। उनको लगता है कि हमारी डेमोग्राफी बढ़ेगी तो हमारा राजनीतिक रसूख बढ़ेगा। ये पूरे तरीके से एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ऐसा हुआ है। दूसरी बात मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि मैं बिल्कुल ऐसा ही है कि हरदीप पुरी का वो ट्वीट आया था और निहायत बेहद ही निंदनीय था, बहुत ही वो क्या था, वैसा होना नहीं चाहिए था। मैं फिर उसकी मुखालफत करता हूं। साथ में भारतीय जनता पार्टी को आज जो अभियान चला रही है, कायदे से भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारा एग्रेसिवली बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए था। 54 साल से नहीं, यदि 70 साल से भी यदि यहाँ बांग्लादेशी आकर के बैठा हुआ है तो उनको खदेड़ने की जरूरत है। इसलिए नहीं कि से उनको जब 4 पुश्त से यहाँ रह रहे हैं। मैं मान करके चलता हूं कि यही बांग्लादेशी, यही तो सवाल संगीत रागी जी आम आदमी पार्टी उठा रही है कि कार्रवाई में देरी क्यों चुनाव सर पर है, इसीलिए। सुन लीजिए मेरी बात। मैं आपको इसके बारे में, मेरा अध्ययन है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ पूरी तरीके। बांग्लादेशियों को बसाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी की कमी ये रह गई कि जब वो एमसीडी में थी तो जितना सजग तरीके से इनका मुखर विरोध करना चाहिए था, इनका विरोध नहीं किया। आज भारत के अंदर बांग्लादेशी मुसलमानों का पॉकेट्स जो है वो इस देश में बिखर गया है। आज वही वोट जिहाद करते हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी को इसके बारे में एक कंसिस्टेंट रवैया अपनाना चाहिए था और यहाँ पर विरोध करना चाहिए था। क्या कारण है नोएडा के अंदर बांग्लादेशी मुसलमानों को यदि बाहर करने की बात की जाए, आप IMDT एक्ट को जरा सा पढ़ करके देखिए तो सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में क्या कहा था, कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस की सरकार ने IMDT एक्ट बांग्लादेशियों को बसाने के लिए किया था। एक और तर्क दिया जाता है कि बांग्लादेशी आए, असम के अंदर NRC हुआ तो वहां पर तो डेटा अलग निकल गया। अरे भाई इसलिए निकल गया क्योंकि जब असम में हल्ला हंगामा हुआ तो वहां आकर के बिहार के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर सारी डेमोग्राफी चेंज किया है। ये सारे बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स ने चेंज किया है और यहाँ का मुसलमान, ये दुर्भाग्य है। तो आप कह रहे हैं डेमोग्राफी में बदलाव की रणनीति रही और देश के अलग अलग इलाकों में आकर इन्हें बसाया गया। सरकार तो बीजेपी की है केंद्र में, यही सवाल विपक्ष उठा रहा है। कंट्रोल क्यों नहीं किया गया, कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? आपसे भी और शाजिया आपसे भी ये जवाब चाहिए मुझे। दिखता ये 10 साल से सरकार है ना, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ। मैं तो 1997 कार्रवाई तो 10 सालों में हो सकती थी शाजिया इल्मी। बिल्कुल हो सकती थी और होना चाहिए था। मैं शाजिया इल्मी हो सकती थी कार्रवाई, संगीत रागी जी भी कह रहे हैं हो सकती थी, कार्रवाई रही है। ये वही पार्टी है, आपको याद है, आपको याद है यही संरक्षण देता है। ये दिल्ली दंगे में कौन सा शाजिया तो सुन लेते हैं संगीत जी। इस तरह से माहौल को खराब किया गया, ये खासियत है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की और ये सब जानते हैं कि यही वोट है उनका। लेकिन उससे बढ़कर अभी जब धरपकड़ हो रहा है, अभी जब फर्जी दस्तावेज निकाले जा रहे हैं तो केजरीवाल को तकलीफ क्यों है? अच्छा, ये दोनों तरह का गेम खेलते हैं क्योंकि वोट तो सब तरह से चाहिए। मुसलमान इलाकों में जानते हैं तो फिर बांग्लादेशियों की बात करते हैं, कहते हैं कोई घुसपैठी नहीं है। जब जाते हैं पूर्वांचलियों के यहाँ पे तो वहां पे और बात करते हैं। और MCT स्कूलों में रोहिंग्या बांग्लादेशी ना हो, अभी उनका एक नोटिस आया। आप सोचिए, क्योंकि इनके दिमाग को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये वही लोग हैं जो ओखला में जाएंगे तो इनकाउंटर, बटला हाउस इनकाउंटर को फर्जी बताएंगे, लेकिन ये वही लोग हैं केजरीवाल जब आएंगे ओखला में नेहरू प्लेस पे, वहां पे हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे और कहेंगे मैं तो चलिए इन बहस का आधार क्या है, इनके तथ्य वाकई हैं या नहीं है? क्योंकि एक महिला के बारे में बात सामने आ रही है, अनुराग ढांडा, जिसको आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इनको कुछ नहीं मिला, इनके पास कागजात नहीं है। फिर वो महिला बाहर आकर वो कहती है कि मेरे पास तो सब कुछ था, मेरे पास सारे कागज हैं, वोटर लिस्ट से मेरा नाम तो काट ही नहीं दिया गया था। देखिए, ऐसे एक नहीं बल्कि हजारों उदाहरण हमने उन लोगों की लिस्ट जारी की, टीवी कैमरास ने जाके उनके तो तथ्य हैं आपके पास, फैक्ट्स हैं? क्योंकि वो महिला तो कह रही है कि वैसा कुछ हुआ ही नहीं, मुझे जबरदस्ती घसीटा गया मेरा नाम। मैं वही कह रहा हूँ, आप एक केस की किसी की बात कर रही है, मैं कह रहा हूँ हमने ऐसे हजारों लोगों की लिस्ट जारी की है बाकायदा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, जिनके वोट कटवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एप्लीकेशंस लगाए हुए थे। ये सारे पूर्वांचली समाज से और दलित समाज से ये लोग आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी साजिश है, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को ला करके यहाँ बसा करके उनके वोटर कार्ड बीजेपी तो इसका मतलब ये हुआ ना, चाहे वो एक केस ही क्यों ना हो, वो गलत था, फैक्चुअली गलत था। आप लोगों ने ट्वीट किया, सोशल मीडिया में उस महिला के बारे में डाला, फैक्चुअली वो गलत था। आप मान रहे हैं चाहे वो भले ही एक मामला हो? अनुराग ढांडा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमने सैकड़ों ऐसे मामले उजागर किए जिनके टीवी कैमरास के ऊपर इंटरव्यू हैं। वो जो कह रहे हैं कि हमारा पर एक गलत निकला, फैक्चुअली जिसको आप केस स्टडी बनाकर दुनिया के सामने पेश कर रहे थे। मेरे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार अनुराग वर्मा और अरविंद मोहन जी हैं। अब अनुराग जी, आप इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। मुझे ना ये जो आम आदमी पार्टी के नेता जो इतनी देर से ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने लाके बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को बसाया है। हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, 3 दशक हो गए हैं, और जिस समय ये पहली बार ये बात हम लोग एज अ रिपोर्टर हम लोग की नॉलेज में आई थी, उस समय भाजपा कहीं सत्ता में नहीं थी और दूर दूर तक उसका आने का कोई नाम भी नहीं था। ये ऑफ द रिकॉर्ड ये सारे लोग मानेंगे और ये एकदम साबित चीज़ है कि बांग्लादेशियों को लाके हिंदुस्तान के विभिन्न हिस्सों में बसाने का काम कांग्रेस ने बड़े सिस्टमेटिक ढंग से अपने वोटर्स का एक डोमिनेंस बढ़ाने के लिए, एक सेट ऑफ वोटर एडिशनल डेमोग्राफी चेंज करने के लिए शुरू किया था। अगर हम वही बात दिल्ली में करें तो दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल जी आए हैं तो जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर था, जो उनका कैडर था, सारा शिफ्ट होकर
आम आदमी पार्टी के पास आ गया। आम आदमी पार्टी ने कहीं अलग से कोई जनरेट नहीं किया था, जो कांग्रेस का था वो आम आदमी पार्टी के पास आ गया। आज अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का कभी वोट बैंक था ही नहीं, आपको ये इस फैक्ट को कैसे आप मानने से इनकार कर रहे हैं? जो बांग्लादेशी आके यहाँ बसा है उसको ना बीजेपी ने कभी बसाया, ना उसको कभी ऐसा इंटरटेन किया, और ये एक्सेप्टेड फैक्ट है कि वो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर था जो अब आम आदमी पार्टी के पास वोट शिफ्ट हो डाल गया। रहा है। और इसमें मुझे सिकता एक और डाउट है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी बौखला रही है इस मामले पे, कहीं क्या अंदरूनी इन लोगों के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कांग्रेस अपना वोट दोबारा से गेन करने वाली है? अनुराग ढांडा, जवाब। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स है। 2014 से 24 के बीच में जितने बांग्लादेशी रोहिंग्या आए उतने इतिहास में कभी नहीं आए। मैं आपकी स्क्रीन तक पे देख रहा हूं, 2017 की रिपोर्ट है। 2 साल के अंदर 4 गुना संख्या बढ़ गई जम्मू कश्मीर के अंदर और अलग अलग राज्यों के अंदर। इनके अपने मुख्यमंत्री आसाम के 2024 अगस्त में उन्होंने कंसर्न जाहिर किया कि इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मुझे लगता है कि फैक्ट्स को मिसरिप्रेजेंट नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से इन लोगों को ला रही है, बसा रही है, इनके वोट बनवा रही है, इनको ब्लैकमेल करके प्रयोग किसने किया? इस काम का प्रयोग जो सबने शुरुआत किसने करी? शुरुआत तो वो कांग्रेस ने करी। तो संगीत रागी जी भी कह रहे हैं, ये भी वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने इसमें कार्रवाई करने में देरी की, आम आदमी पार्टी इस पर चुप रही। अब चुनाव है अरविंद मोहन जी, जब चुनाव सर पर होते हैं, झारखंड के चुनावी नतीजों के दिन हम और आप मिले थे, तब हम घुसपैठ का मुद्दा, बांग्लादेशी मुद्दे का जिक्र कर रहे थे। अब दिल्ली चुनाव सर पर हैं तो फिर घुसपैठ का मुद्दा, फिर बांग्लादेशी अवैध नागरिकों का मुद्दा। एक रिकॉर्ड के लिए मैं कह दूं कि मुझे जो याद है 40 साल से ज़्यादा जर्नलिज्म में, कि अगर बांग्लादेशी कभी यहाँ से निकाले गए हैं पुश्ते के पास से और सीमापुरी डी ब्लॉक कच्चा बस्ती जो काफ़ी उनकी बस्ती थी और बड़े, वो कांग्रेस राज में ही निकाले गए थे और उस समय तक काफ़ी चीज़ें क्लियर थी, इंक्लूडिंग वो पर्ची पे पेमेंट लेना, यहाँ से वहाँ दे देंगे, ये सब चीज़ें चलती रही। सब चीज़ें अगर मालूम है सरकार को और 10 साल में उसने कुछ नहीं किया, और ठीक चुनाव के समय, और सिर्फ आप झारखंड और दिल्ली मत कहिए, पंजाब चुनाव के समय का याद करिए कि बॉर्डर से घुसपैठ हो रही है, ड्रग आ रहा है, उसके लिए कौन कानून बना दिया गया सड़क से। अरे भाई, सब चुनाव पे ही क्यों याद आता है? और उससे भी बड़ी बात जो अब मुझे लगता है हम उस तरफ जा रहे हैं शायद इसलिए चुनाव याद आता है। नहीं, हम जिस तरफ जा रहे हैं, जो आपका तीसरा सवाल है जी, कि असल में ये टारगेट हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन नहीं है। असल टारगेट ये है कि मुसलमानों का वोट संदेहास्पद है। लोकल चुनाव में वो कांग्रेस की तरफ गया कई जगह पे, खासतौर से मुस्लिम पॉकेट्स पे। तो बीजेपी की ये सारी रणनीति इसलिए भी होगी कि कम से कम हिंदू मुसलमान हो और आप पोजीशन लेने में डरे, आप डरती रही है तभी मुसलमान गए हैं दूसरी तरफ, तो ये दरार आ जाए तो ये कहीं ना कहीं उसको हक। 13% अनुराग ढांडा मुसलमान है दिल्ली में और पिछले चुनावों में ये आम आदमी पार्टी के साथ गए थे। ऐसे में डर भी है क्योंकि कांग्रेस का रिसर्जन हो रहा है, आप लोगों का तो जो अलायंस है वो भी टूट गया है, तो फिर मुसलमानों को फिर कांग्रेस ले उड़ेगी। चुनाव में गया है कांग्रेस जी। देखिए, मुझे नहीं लगता है दिल्ली में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर जाति मजहब का व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जी को वोट करता है। उनके काम के लिए उनको वोट किया जाता है। और अगर आप देखें तो ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठी है जिनको बीजेपी लाती है, ये हिंदुस्तान के मुस्लिम का हक भी मारते हैं। दिल्ली के गरीब बच्चों का जिन स्कूलों में हक है, जिन क्लासेस में हक है, उनमें इनके बच्चों के दाखिले होते हैं। दिल्ली के गरीब लोगों का ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के ऊपर हक है, उनमें इनको बसाने की बात बीजेपी के नेता करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये लाइन बिल्कुल क्लियर है, इसमें हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं है। इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में बात हो रही है जो सुनियोजित तरीके से बीजेपी बॉर्डर से ला के स्टेट्स में बसाती है और उनको ब्लैकमेल करके अपने पक्ष में उनके वोट का इस्तेमाल करती है। चलिए आप कह रहे, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला सवाल है, जो हमने शुरुआत में कहा था, केजरीवाल के चुनावी वादों पर भरोसा क्या इस बार दिल्ली करेगी? सुरक्षा आप कह रहे हैं कि केंद्र की जिम्मेदारी है, मान लेते हैं, दिल्ली पुलिस आपकी जिम्मेदारी नहीं है। चलिए, बाकी मोर्चों पर काम हुआ? पीने का पानी, साफ सुथरा पानी, आज राजेंद्र नगर जाकर अगर टोटी से अरविंद केजरीवाल पानी पी रहे हैं तो 10 साल से आपकी सरकार थी, ये पानी की सुविधा पहले हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई। चुनाव आ रहे हैं तो फिर
पानी पीकर ये दिखाया जा रहा है कि हम जगह जगह पानी पहुंचा रहे हैं। महिलाओं के खाते में पैसे भेजने की बात चुनावों से ठीक पहले याद आ रही है। तो वादे वो भी चुनावों से पहले, फिर सत्ता में आएंगे तो सब भूल जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि जितने वादे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों से जो किए थे और वो पूरे किए, उतने तो देश के इतिहास में किसी सरकार ने नहीं किए। 70-75 साल में कांग्रेस रही हो, बीजेपी रही हो, कोई भी सरकार रही हो, आप मुझे बता दीजिए एक स्टेट जहां 24 घंटे बिजली आती, कहीं भी पूरे देश में। 20 राज्यों में सरकार है बीजेपी की और कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। कोई एक स्टेट बता दीजिए जहां बिजली मुफ्त दी जाती हो। 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार कई राज्यों में है। कोई भी जगह ऐसी बता दीजिए जहां महिलाओं को फ्री ट्रेवल कराया जाता हो, वो अरविंद केजरीवाल जी की योजना है। ऐसी कितनी सारी योजनाएं, इतने अच्छे स्कूल बनाए, इतने अच्छे अस्पताल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, ये सारी योजनाएं स्टेप वाइज एक एक करके लागू की गई। बजट में इसके लिए प्रावधान किया गया और 21,000 करोड़ के बजट को 71,000 करोड़ तक हम लेकर के गए दिल्ली में। अब नई योजना जो लेके आए, मुझे बहुत जल्दी जाना भी है, माताओं बहनों के लिए कि कम से कम मैं आपके बिल्कुल शाजिया, चलिए, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो वादे किए वो निभाया है। बीजेपी के लिए इस वक्त सबसे बड़ा वादा क्या है? बीजेपी शाजिया अगर सत्ता में आती है तो दिल्ली की तकदीर कैसे फिर बदलेगी? बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ये भाई साहब मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं। कम से कम आप अनइंटरप्टेड टाइम तो मुझे देंगी ना बोलने। बोलिए कम से कम ये तो आप करेंगी। शाजिया बोलिए। नहीं, इनको चुप कराइए। लगातार जो भाई साहब बोल रहे हैं, मैं आपको बता दूं, 2 तिहाई स्कूलों में सिक्ता जी झूठ और प्रोपेगेंडा और इश्तिहारात का असर एक है। ये तो वो पार्टी है इतनी निर्लज की इश्तिहारों के लिए इन्होंने चीफ सेक्रेटरी के साथ मार पिटाई तक की। देखिए कैसे बात करें। मैं सिक्ता जी में जा रही हूँ, अगर आप मुझे बोलने का मौका नहीं दूंगी, मैं जा रही हूँ। धन्यवाद। चलिए बोलिए, आप बोलिए। अनुराग जी सुनने का भी पेशेंस रखना चाहिए। सब पैनलिस्ट आपको सुन रहे हैं। अनुराग ढांडा, आप कंट्रोल नहीं कर पा रही इनको, ना ही फेडर कम। नहीं, बिल्कुल कंट्रोल कर पा रहे हैं। शाजिया जी, आप भी कभी एंकर रही हैं, आपको भी पता है सभी पैनलिस्ट को साथ लेकर चलना होता है। आप जी बोलिए, आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए, जिम्मेदारी बनती है, इसीलिए सिक्ता बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए, आप बोलिए। दोनों को दिया जाना चाहिए। अगर कोई शराफत के चलते बीच में नहीं बोल रहा है, शाजिया यू कैन स्पीक, ही इज लिसनिंग, आप बोल सकती हैं। तमीज की बात होती है, ये तमीज की बात होती है ना। शाजिया बोलिए, आप बोल सकती हैं। जी, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपके दर्शकों को, एक बहुत बड़ी खबर दे दूं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा था इतने नए अस्पताल और कॉलेज बनेंगे, ना एक नया अस्पताल ना एक नया कॉलेज। दूसरा जो उन्होंने कहा था, पानी माफ बिजली हाफ। पानी मिले तब तो हाफ हो। पानी जो गंदा पानी था, और ये भी कहा था कि टैंकर माफिया से छुटकारा मिलेगा। दिल्ली जल निगम पहली बार डेफिसिट में है, कर्ज में है। सीएजी से रिपोर्ट नहीं कराई है क्योंकि हर जगह इतना घोटाला है। 30 साल में, ये 31 साल में जब से दिल्ली की विधानसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई है, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो रिसीट्स हैं वो कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, टैक्स और नॉन टैक्स का। यानी कि पहली बार बजट जो है खतरे में है। ये जो बात कर रहे हैं स्कीमों की और 2100 देंगे, अभी तक पंजाब में महिलाएं इंतजार कर रही हैं, वो सुबह कब आएगी। 3 साल से बेचारी वेट कर रही हैं कि भैया वहां तो 1000 रुपए कहा था, 100 रुपए ही दे दो। तो वहां पे भी मकरूज स्टेट है। तो बातें कहने की बहुत है, सुनाने की बहुत है। क्या अस्पतालों की हालत है सब जानते हैं। 75% लोग अस्पतालों पर डिपेंडेंट है। यानी कि 12% लोग ज्यादा आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर निजी अस्पतालों की तरफ गए हैं। 2 तिहाई स्कूलों में अध्यापक नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है कि एमसीडी स्कूलों में क्या हालत हो गई है कि पाठ्यक्रम के लिए ना तो किताबें हैं, ना कोई भी। ये आरोप पत्र में बीजेपी ने कहा है, ये आरोप पत्र शाजिया कल ही आया है, और ये बिल्कुल बीजेपी ने ये आरोप पत्र दाखिल किया है, जनता के सामने रखा है। संगीत रागी, क्या इस बार दिल्ली की जनता के मुद्दे, सड़क, बिजली, पानी के ऊपर घुसपैठ का मामला हावी होने वाला है? सिक्ता, देखिए सबसे बड़ा तो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का जो दोहरा चरित्र है, मैं उनको भारतीय राजनीति का काल नेमी कहता हूँ। और मैं जानबूझ करके ऐसा कहता हूँ क्योंकि जब वो बाहर निकलते हैं तो 10 रुपए की कलम लेकर के निकलते हैं, लेकिन उनका शौच तब तक नहीं उतरता है जब तक 18 लाख का कमोड होता है। तो आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति जो 18 लाख के कमोड पर अपना शौच
ये करता है, वो पेन लेकर के 10 रुपए के कलम लेकर के और हवाई चप्पल के आगे लेकर के बाहर आता है, तो अंदर का चेहरा मेरे सवाल का जवाब। दूसरा मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आया था आम आदमी पार्टी ये लेकर के कि राजनीति की गंदगी को हम सुधारेंगे, लेकिन वो राजनीति के पनाले में आकर के डूब गई है और आकंठ डूबी हुई है। हमने देखा था कि किस प्रकार से टैंकर माफिया काम कर रहा था गर्मी के दिनों में। आप कह रहे थे हम लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे। आप 10 साल से यहाँ पर सत्ता में हैं, एक कॉलेज नहीं खोला है, एक भी कॉलेज आम आदमी पार्टी ने नहीं खोला है। कोई है तो आपके चैनल पे अभी बता दे। अतिरिक्त 12 कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो माफिया की तरह दिल्ली सरकार चाहती है। चलिए संगीत जी, वक्त बहुत कम है। आपने और शाजिया ने तमाम सवाल उठाए हैं। ये आरोप है दिल्ली सरकार पर, जिस पर काबिज है आम आदमी पार्टी, उनके प्रवक्ता हैं। अनुराग, जवाब आपका, आखिरी कमेंट्स आपसे। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी जब ऐसी बातें करती है तो मुझे कहावत याद आती है, छाछ तो बोले छलनी क्या बोले, जिसमें 70 छेद। ये हमें कह रहे हैं स्कूलों के बारे में। हरियाणा में इनके स्कूलों के ऊपर 5 लाख रुपए फाइन लगाया हाईकोर्ट ने कि वहां पर टॉयलेट नहीं है, वहां पे बिजली नहीं है, वहां पे महिलाओं के लिए कोई, बच्चियों के लिए कोई, चलिए इतना ही वक्त था, इतना ही वक्त था नहीं है, और ये हमको बयान दे रहे हैं। चलिए बिल्कुल इतना ही वक्त था। बहुत शुक्रिया अनुराग वर्मा, अरविंद मोहन जी, शाजिया इल्मी, अनुराग ढांडा और परवेज मोहम्मद और संगीत रागी, आप सभी का आज के मुकाबला में शामिल होने के लिए नमस्कार।